नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आजकल जिन विषयों पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है वह है आपके एकेडमिक परीक्षाओं में किस तरह से अच्छे अंक लाए जाएं या उसकी स्कोरिंग जो है अच्छी हो सके। तो मैंने विभिन्न प्रकार के विषयों पर चर्चा किया था कि परीक्षा में किस प्रकार से आप गलती कर देते हैं कि आपका स्कोर अच्छा नहीं आता, अंक अच्छा नहीं पाते। तो परीक्षा के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विशेष रूप से जानना ज़रूरी है। जो परीक्षार्थी यह नहीं समझ पाया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उसके मार्क जो है हमेशा इसी तरह से पुअर ही आते रहेंगे। कुछ कमियां जो आपके अंदर हैं उसको मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं और लगातार वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक कर रहा हूं। देखते हैं और क्या स्टेप हैं जिससे आप अच्छे मार्क भी पा सकते हैं। तो बहुत अच्छा नंबर आया, एक विद्यार्थी है जिसने हमारे बताए गए नियमों पर काम किया था और उस मेरे द्वारा दी गई सलाह पर भी काम किया था। उसके बहुत अच्छे मार्क आए थे और उसने जितने भी एग्ज़ाम के प्रोटोकॉल हुए थे मेरे द्वारा बताए गए थे सबको फॉलो किया था। चलिए देखते हैं। परीक्षा के दौरान किसी भी हालत में, है ना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये विषय है कि आप एकेडमी का एग्ज़ाम दे रहे हों या किसी कंपटीशन का दे रहे हों, है ना, वनडे कंपटीशन का, एकेडमी का, किसी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन खासकर एकेडमी एग्ज़ाम में यूजी पीजी या अन्य इस तरह से जिसका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, ऐसे एग्ज़ामों में किसी भी हालत में एक प्रश्न भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो अति लघुत्तरीय हो, लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो या निबंधात्मक हो, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हर हाल में करिए। अगर ऐसा लगता है कि नहीं समय मेरे पास कम पड़ गया है या क्वेश्चन छूट जाएगा, तो जो क्वेश्चन छूट रहा है उसके बारे में थोड़ा ही लिख दीजिए। जैसे लघुत्तरीय है तो लघुत्तरीय के विषय में अगर 200 शब्दों में कहा है तो 100 शब्दों में ही लिख दीजिए, है ना। दीर्घोत्तरीय को 500 शब्दों में कहा है तो 200 शब्दों में या 250 शब्दों में ही लिख दीजिए, है ना। मतलब किसी भी हालत में आपको प्रश्न को नहीं छोड़ना है, अन्यथा स्कोरिंग नहीं हो पाएगी, है ना। तो क्या होता है कि जब पेपर आपको मिल गया है तो उसमें जब आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो नंबर तो उस पर मिलेगा ही नहीं। जब आपने क्वेश्चन छोड़ ही दिया है तो नंबर कैसे मिलेगा, है ना। तो एग्ज़ाम में किसी भी विषय में, है ना, किसी भी विषय में, किसी भी प्रश्न पत्र में आपको किसी भी हालत में कसम खा लीजिए कि आपको प्रश्न नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो किसी भी हालत में आपको प्रश्न नहीं छोड़ना, अच्छे अंक चाहेंगे तो। चलिए अगला है, किस पेन का प्रयोग किया जाता है और किस पेन से हेडिंग डाली जाती है। तो अमूमन सबसे अच्छा माना जाता है जो नीला पेन होता है, ब्लू पेन, है ना, ब्लू पेन होता है, ब्लू पेन का प्रयोग करिए, ये अच्छा माना जाता है। हेडिंग के लिए काले स्केच का प्रयोग करिए, अच्छा माना जाता है। बैगनी कलर के स्केच का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, है ना। तो बैगनी कलर का स्केच या ब्लैक कलर का स्केच, काला कलर का स्केच का प्रयोग कर सकते हैं और ब्लू पेन से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर अंडरलाइन करनी होगी तो कोई मोटी जेल ले लेंगे, उसको अंडरलाइन भी जो पॉइंट आउट करना होगा तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, है ना। मुख्य मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करने के लिए आप किसी दूसरे पेन से कर सकते हैं। थोड़ा आप अपने कापियों को बहुत आकर्षित बनाएंगे तो अच्छा मार्क मिलता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो कापी आप लिख रहे हैं उसको आकर्षित होना चाहिए, है ना, उसको बढ़िया सजा के लिखा जाता है। इससे ज़रूर ये पॉजिटिव जो है थिंकिंग परीक्षक के अंदर आती है। तो इस तरह से देखेंगे तो किस पेन का प्रयोग करेंगे, ब्लू पेन का प्रयोग करेंगे और हेडिंग जो डालेंगे आप वो काले स्केच से या बैगनी कलर के स्केच से डालिए, ठीक है ना। अगला देखते हैं। और भी किसी भी प्रकार के स्केच का प्रयोग नहीं किया जाता है। विषय, हाँ, जो
एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, परीक्षा जिस विषय का दे रहे हैं, ये ज़रूरी होता है कि उसके पाठ्यक्रम की जानकारी आपको अवश्य होगी। आप विषय कोई भी हो, साइंस का हो, आर्ट का हो या कॉमर्स का हो, तो आप इतिहास भूगोल लिख रहे हैं या जूलॉजी बॉटनी लिख रहे हैं, विषय कोई हो, उसके पाठ्यक्रम को आपको जानना सबसे पहले, एग्ज़ाम के पहले पाठ्यक्रम को जानना अति आवश्यक होता है ना। और क्या जानना ज़रूरी होता है? प्रश्न पत्र के स्वरूप, है ना, प्रश्न पत्र के मॉडल या प्रश्न पत्र के स्वरूप कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, विगत एग्ज़ाम में, या कैसे आ सकते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो परीक्षा पूर्व क्या करेंगे? सिलेबस को जानेंगे, पाठ्यक्रम को जानेंगे, कितना है, कितना पढ़ना है, और साथ ही साथ पेपर का पैटर्न कैसा है, स्वरूप कैसा है ना, इसको जानने का भी प्रयास करेंगे। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। आखिरी दिन में क्या करेंगे? आखिरी दिन में मुख्यतः आपके लिए जो संक्षेप में नोट्स बनाए होते हैं, है ना, आखिरी दिन में क्या किया जाता है? जैसे कल एग्ज़ाम है तो क्या करेंगे आज, है ना, कि क्या कह रहे हैं, संक्षेप में जो आप नोट्स बनाए हैं और उसके जो मुख्य बिंदु हैं, है ना, उसको आप दोहराने का प्रयास करेंगे। एग्ज़ाम के समय में हमेशा 60 नोट ही पढ़ा जाता है, 60 नोट के मुख्य बिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, यानी फोकस किया जाता है या दोहराया जाता है ना। ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हर परीक्षार्थी को 60 नोट बनाना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में उसको दोहराने में आसानी हो, ठीक है ना। तो जो संक्षेप में नोट्स बनाए हैं, है ना, उसके मुख्य बिंदुओं को आप दोहराएंगे। ये कब करेंगे? आखिरी दिनों में, है ना, जब आखिरी समय आ जाएगा तब करेंगे। चलिए, समय, प्रश्न पत्र और शब्द पर विशेष ध्यान देंगे, है ना। समय आपको कितना दिया गया है? 3 घंटा है कि 2 घंटा है कि 2.5 घंटा है कि 4 घंटा है? एग्ज़ाम का अपना समय भी होता है, ठीक है, ये तो जानते ही हैं। और क्या कह रहे हैं? प्रश्न, है ना, प्रश्न जो आपके पूछे गए हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं? अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी पूछे गए हैं कि बहुविकल्पी पूछे गए हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसके प्रकृति को आप समझेंगे। और क्या है? शब्द पर विशेष ध्यान देंगे कि जो निर्धारित किया गया है, यानी कि एग्ज़ाम का जो मानक है, नियम है कि कोई प्रश्न कितने शब्दों में करना है। जैसे अति लघुत्तरी कितने शब्दों में करना है, लघुत्तरी कितने शब्दों में करना है और दीर्घोत्तरी कितने शब्दों में करना है, यह पहले ही आपको जानकारी हो जानी चाहिए। और एग्ज़ाम हॉल में निर्धारित शब्द में ही उत्तर दीजिए, उससे अधिक ना दीजिए, नहीं तो गलत जगह एनर्जी आप लॉस करेंगे, है ना। चलिए, अगला है, एग्ज़ाम हॉल में समय से पहुंचने का भी प्रयास करते हैं। और एग्ज़ाम हॉल में जो आपका निर्धारित समय है, अगर सुबह को 7 बजे है तो आप 6:30 बजे पहुंच जाए। आपका एग्ज़ाम 8 बजे से प्रारंभ होने वाला है तो 7:30 बजे, यानी कि एग्ज़ाम के प्रारंभ होने के 30 मिनट या आधा घंटा पहले ही आपको सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए। विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, है ना। इसके साथ कह रहे हैं पहुंचने के बाद किसी प्रकार की यदि प्राकृतिक पीड़ा है तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले उसको दूर कर लीजिए, है ना। ये सब कॉमन सेंस की बात है। चलिए, आगे है किसी विवाद, है ना, किसी विवाद में न पड़ना, है ना। किसी प्रकार के बाहर के विवाद हों, घर के विवाद हों, किसी प्रकार के विवाद में नहीं पढ़ा जाता है एग्ज़ाम्स के समय में। खासकर विशेष रूप ध्यान देना चाहिए। झगड़ा आदि आप किसी से करते हैं तो इससे बचना चाहिए। तो एग्ज़ाम के समय में दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, एग्ज़ाम के जो पेपर हैं आपके वह गलत चले जाते हैं, है ना। तो मेंटल रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ आपको रहना होगा, है ना। तो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आपको स्वस्थ होना पड़ेगा एग्ज़ाम के समय में। किसी प्रकार का विवाद ना किसी से करिए, किसी से झगड़ा ना करिए, ठीक है ना। चलिए, पर्याप्त आखिरी सलाह है आपको जो मुख्य रूप से, हाँ, जो एग्ज़ाम के समय में एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत दिमाग में नहीं लेना चाहिए, है ना। इससे पेपर गलत होने की संभावना होती है। बहुत सारे परीक्षार्थी साल भर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय 2-3 दिन में इतना सब कुछ कर डालना चाहते हैं कि उनको नींद नहीं आती, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सब कुछ पढ़ते रहिए, सारे विषय को टच करते रहिए, अपने समय अनुसार टाइम टेबल जो बनाए हैं सारे विषय को फोकस करिए, है ना। एक विषय पर ज़्यादा फोकस ना करिए। समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, कुछ देर तक समाजशास्त्र पढ़िए, हिंदी कुछ देर तक पढ़िए, है ना, कुछ देर तक आप शिक्षा शास्त्र पढ़िए,
इतिहास पढ़िए। तो शेड्यूल बना लीजिए, थोड़ा सा पढ़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट भी रहेगा, पढ़ने में उबन भी नहीं लगेगी, है ना। तो क्या है कि एग्ज़ाम के समय में ये विशेष रूप से फोकस करना चाहिए आपको कि एग्ज़ाम के समय पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। ये डॉक्टर की सलाह है, ये मनोवैज्ञानिक सोच होती है कि परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान नींद जो है पर्याप्त लेनी चाहिए, 7 से 8 घंटे तक नींद लेनी चाहिए, है ना। तो आप अपने शेड्यूल के अनुसार पर्याप्त नींद लीजिए, है ना। किसी प्रकार का नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में नहीं होनी चाहिए। संतुलित भोजन भी करिए, तो आपको एग्ज़ाम के समय संतुलित भोजन भी करना चाहिए। किसी प्रकार का ऐसा फूड ना खा लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम डिस्टर्ब हो जाए, पेट डिस्टर्ब हो जाए। ये सभी बातें जो हैं कॉमन सेंस की बात है, आप जानते भी हैं, फिर भी गलती कर जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देख करके, सुन करके आपको बहुत ही लाभ होगा, और जब आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिएगा कि मैंने आपको कैसा सलाह दिया था, लाइक करना ना भूलिएगा। हम इसी तरह से आपके उज्जवल भविष्य के लिए वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।